हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आरएनए प्रोसेसिंग के बारे में जानेंगे, जो कि सेंट्रल डोग्मा ऑफ लाइफ जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। सेंट्रल डोग्मा क्या होता है? फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू आरएनए। जनरल, अगर हम क्लासिकल जेनेटिक्स की बात करें, हम रिवर्स जेनेटिक्स की बात नहीं कर रहे, क्योंकि रिवर्स जेनेटिक्स में पिछली क्लास में भी आपको बताया था कि आरएनए से भी डीएनए बनाया जा सकता है। लेकिन अगर आप क्लासिकल उसकी बात करें तो आप उस जेनेटिक्स में हम पढ़ते हैं दैट फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन गोज़ फ्रॉम डीएनए टू आरएनए। तो एक तरह से ये ट्रांसक्रिप्शन का जो प्रोसेस होता है डीएनए से मैसेंजर आरएनए को बनाने का, वही प्रोसेस ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है और प्रोटीन बनाने का ट्रांसलेशन कहलाता है। तो आज जो हम बात कर रहे हैं कि हमने डीएनए से आरएनए की जो स्क्रिप्ट बनाई है, या जो हम स्क्रिप्ट बनाते हैं, क्या वो वैसे के वैसे चली जाती है साइटोप्लाज्म में या उसमें कोई चेंज होता है? तो जो मैसेंजर आरएनए तैयार हुआ है डीएनए से तुरंत, उसको हम प्री मैसेंजर आरएनए के नाम से जानते हैं। और इस प्री मैसेंजर आरएनए को हम प्रोसेस करके फिर भेजते हैं न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में। तो एक्चुअली ये प्रोसेसिंग जो है, या इसकी एक तरह से अ, तैयारी करा देना आरएनए की कि वो बिल्कुल रेडी होकर के साइटोप्लाज्म में पहुँचे, उसको हम इवेंट्स को बोलते हैं आरएनए प्रोसेसिंग। या फिर आप कहिए कि मैसेंजर आरएनए जो प्री मैसेंजर आरएनए फॉर्म में है, उसको मैच्योर मैसेंजर आरएनए के बीच के जो इवेंट्स होते हैं वही कहलाते हैं आरएनए प्रोसेसिंग इवेंट्स। तो यूकैरियोट्स जो होते हैं उनमें जो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन जो होता है वो अलग अलग जगह पर होता है। जैसे कि ट्रांसक्रिप्शन होता है न्यूक्लियस में और ट्रांसलेशन होता है जाकर के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर, जो कि राइबोसोम्स होते हैं वहाँ पर। यानी यहाँ कंपार्टमेंट्स हैं, न्यूक्लियस और साथ में राइबोसोम्स। जबकि अगर आप बात करें, यानी ट्रांसलेशन कहाँ हो रहा है? साइटोप्लाज्म में हो रहा है यूकैरियोट्स में। अगर हम प्रोकैरियोट्स को देखें, जैसे कि उसके एग्जांपल्स क्या हैं? बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, तो उनमें केंद्रक जो होता है वो सुविकसित नहीं होता। प्रोकैरियोट्स में केंद्रक बिखरी हुई अवस्था में होता है प्रोटोप्लाज्म में। तो वहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन ऑफ मैसेंजर आरएनए एंड ट्रांसलेशन जो होता है दैट अकर साइमल्टेनियसली, एक के बाद एक। जबकि किसमें? यूकैरियोट्स में या यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में प्री मैसेंजर आरएनए मैसेंजर आरएनए में कन्वर्ट होता है, यानी मेच्योर मैसेंजर आरएनए में, और फिर वो साइटोप्लाज्म में प्रवेश करता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि आरएनए प्रोसेसिंग क्या है। अगर आप इसके इवेंट्स की बात करें तो आरएनए प्रोसेसिंग में 3 स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं, या फिर प्रोसेसिंग ऑफ यूकैरियोटिक प्री मैसेंजर आरएनए इन्वॉल्व्स 3 फॉलोइंग स्टेप्स लाइकवाइज: 5 प्राइम कैपिंग, 3 प्राइम क्लीवेज एंड पॉलीएडिनाइलेशन, थर्ड इज स्प्लाइसिंग एंड आरएनए एडिटिंग। ये आप डायग्राम देखिए, इसमें डबल हेलिकल आपको डीएनए नज़र आ रहा है। यहाँ आपको आरएनए पॉलीमरेज दिख रहा है, आरएनए पॉलीमरेज 2, एंड बीच में जो 3 प्राइम के आसपास आपको आरएनए नेसेंट, नेसेंट आरएनए का मतलब नवजात, जो अभी अभी बना है। अब उसमें क्या होगा? आरएनए जो प्री मैसेंजर आरएनए है, ये जो आपको दिखा रखा है जहाँ पर नेसेंट आरएनए लिखा है, ये प्री मैसेंजर आरएनए है। अभी ये मेच्योर नहीं है, अभी ये नेसेंट है या नवजात है। इस नवजात को अब आपको मेच्योर बनाना है कैसे? देखिए, जो आप फ़र्क देखते हैं जब आप पढ़ेंगे टेरिडोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म्स, तो उसमें आप क्या पढ़ते हैं? फ़र्क होता है दोनों में कि जिम्नोस्पर्म इतने बड़े होते हुए भी एंजियोस्पर्म्स जो है उनसे पीछे हैं। तो कुछ रीज़न है वहाँ, यहाँ पर भी यही बात है कि जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनमें इस तरह की कोई प्रोसेसिंग नहीं पाई जाती, ज़्यादा मॉडिफिकेशन नहीं होता, बहुत कम मॉडिफिकेशन पाया जाता है। लेकिन यूकैरियोट्स में आरएनए जो प्री मैसेंजर आरएनए वो पूरी तरह से मेच्योर तब बनेगा जब उसमें ये 3 काम होंगे: कैपिंग, पॉलीएडिनाइलेशन एंड स्प्लाइसिंग। तो यहाँ पर ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं यूजी, ये सब जो है वो जीयू रिच सीक्वेंसेस हैं, ये न्यूक्लियोटाइड के नाम हैं। यहाँ पर आप बीच में क्लीवेज सिग्नल देख रहे हैं जो सीए लिखा हुआ है,
और 5 प्राइम पर आप देखिए पॉली एडिनाइलेशन सिग्नल दिखाई दे रहा है, यानी पॉली एडिनाइल का मतलब जो एडिनिन है वो बहुत सारे लग जाना। जो आज हम इसमें ये देखिए आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो इसी के बारे में रहेगा, किस प्रकार से ये जो कैपिंग वगैरह होती है, इंट्रॉन्स क्या होते हैं, एक्सॉन्स क्या क्या करते हैं, क्या उनका कोई काम होता है या नहीं, उसके बारे में हम जानेंगे। तो यहाँ ये देखिए आप इसको सिंपल, अगर आप ट्रांसक्रिप्शनल अगर प्रोसेसिंग को आप देखें तो उसमें क्या होता है, यूकैरियोटिक पॉली एडिनाइलेशन जो सिग्नल होता है ये डायरेक्ट करता है क्लीवेज की तरफ, और क्लीवेज सिग्नल जो होता है और एडिनाइलेशन जो एडिशन ऑफ अ पॉली ए टेल होता है टू द मैसेंजर आरएनए ट्रांसक्रिप्ट, ये अगर काम हो जाता है तो वो मेच्योर आरएनए में कन्वर्ट हो जाएगा। जो कैपिंग का प्रोसेस है उस कैपिंग के प्रोसेस में आप पाएंगे कि जो प्री मैसेंजर आरएनए होता है इट इन्वॉल्व्स द एडिशन ऑफ 7 मिथाइल गुआनोसिन। यहाँ देखिए आप, ये यहाँ लिखा हुआ है ये 7 मिथाइल गुआनोसिन टू द 5 प्राइम एंड। अर्थात कैपिंग का मतलब क्या होता है कि जो इसकी 5 प्राइम पोजीशन है डीएनए की, उस पोजीशन पर 7 मिथाइल गुआनोसिन को अटैच कर देना, उसको ऐड कर देना। किसके लिए? जिससे कि टू अचीव दिस, ये काम करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, जो टर्मिनल 5 प्राइम फॉस्फेट रिक्वायर्स रिमूवल, इसका रिमूवल करना पड़ता है हमें 5 प्राइम पर जो फॉस्फेट ग्रुप होता है उसका, और वो किसके द्वारा किया जाता है, फॉस्फेटेज एंजाइम। देखिए जो जहाँ पर भी ये फॉस्फेटेज एंजाइम आता है इसका मतलब वो एक फॉस्फोरस या फॉस्फेट ग्रुप का रिमूवल करने के काम में लिया जाता है। तो कैपिंग का अर्थात आपको मतलब समझ में आया। कैपिंग का मतलब हुआ कि 5 प्राइम जो डीएनए के 2 एंड्स होते हैं, एक 3 प्राइम एंड, एक 5 प्राइम एंड। तो 5 प्राइम एंड के ऊपर आपको 7 मिथाइल गुआनोसिन को अटैच करना है या ऐड करना है, और इसको ऐड करने के लिए आपको वहाँ से क्या हटाना पड़ेगा, एक फॉस्फेट ग्रुप को हटा करके फिर इसको लगाना पड़ेगा। तो ये इतना आसान नहीं होता, जैसा हमने कहा हम मॉलिक्यूलर लेवल पर इसे पढ़ रहे हैं, तो आप ज़्यादा डीप में ना जाइए, लेकिन फिर भी इतना आपको मालूम होना चाहिए कि किस प्रकार से ये ग्रुप इसमें ऐड होगा। ये देखिए आपको ये पिक्चर में बहुत अच्छे से इन्होंने समझाया हुआ है। यहाँ पर जो एंजाइम गुआनोसिल ट्रांसफरेज होता है वो रिएक्शन को कैटेलाइज करता है, जिसकी वजह से विच प्रोड्यूसेस द डाईफॉस्फेट प्राइम एंड। जो 5 प्राइम एंड होता है वो डाईफॉस्फेट 5 प्राइम एंड को यहाँ पर प्रोड्यूस करने का काम करता है गुआनोसिल ट्रांसफरेज। द डाईफॉस्फेट 5 प्राइम एंड जो होता है देन अटैक्स द गामा फास्फोरस एटम ऑफ अ जीटीपी मॉलिक्यूल इन ऑर्डर टू ऐड द गुआनिन रेजिड्यू इन अ 5 प्राइम ट्राईफॉस्फेट लिंक। द एंजाइम गुआनिन N7, यहाँ N का मतलब कोई सा भी एक न्यूक्लियोटाइड आएगा, स्पेशली यहाँ पर कौन सा आता है, प्यूरिन्स ज़्यादा उसमें आते हैं। तो N जहाँ जहाँ लिखा हुआ है वहाँ पर क्या आएंगे, न्यूक्लियोटाइड्स होंगे। सो गुआनिन N7 जो है मिथाइल ट्रांसफरेज कैप जो है ट्रांसफर्स अ मिथाइल ग्रुप फ्रॉम एस एडिनोसिल मिथियोनाइन टू द गुआनिन रिंग। अब अगर ये सामने हम गुआनिन रिंग को रखें तो ये प्रोसेस हमें तुरंत समझ में आ जाएगा किस प्रकार से। तो जहाँ गुआनिन का ये, पर आपको इतना मॉलिक्यूलर लेवल पर नहीं इसको समझना, बस आप इतना समझ लीजिए कि 5 प्राइम एंड पर हम कैपिंग का काम करते हैं, और ये कैप किसकी होती है, 7 मिथाइल गुआनोसिन की होती है। So this type of cap with just the M7G in position is called a cap 0। ये आप ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछ लिया जाए एग्ज़ाम में कैप 0 क्या होती है, कैप 1 क्या होती है, कैप 2 क्या होती है। कैप 1 और 2 आपको हम बाद में बताते हैं, पर कैप 0 आपको कि with just the M7G in position is called a C0 या कैप 0 स्ट्रक्चर। यहाँ आप पिक्चर में देखिए जो ये 5 प्राइम और 3 प्राइम पोजीशंस दिखा रखी हैं, इन पर
ये प्री मैसेंजर आरएनए है। इस प्री मैसेंजर आरएनए में फॉस्फेट को हमने रिमूव कर दिया और उसके बाद एडिशन किसका किया है हमने, ग्वानिन रेजिड्यू का, GPPP, यानी 3 फॉस्फेट के साथ में आपने उसे इस्तेमाल किया है, ग्वानिन को ऐड किया है इसमें, एडिशन ऑफ ग्वानिन रेजिड्यू ग्वानोसिल ट्रांसफरेज की प्रेजेंस में। और नीचे आप इसके देखिए यहाँ पर मिथाइल, एक तो मिथाइल ग्वानोसिन, नेचुरली ग्वानोसिन आपने जोड़ दिया और 7 पोजीशन पर उसमें है ये, तो इसलिए आप इसको बोलते हैं 7 मिथाइल ग्वानोसिन कैप, ट्रांसफ़र ऑफ मिथाइल ग्रुप बाय CAP, मिथाइल ट्रांसफरेज के द्वारा। यहाँ पर ये देखिए आप, ये ऐड हो जाता है इसके 5 प्राइम पोजीशन के ऊपर, एक फॉस्फेट हट जाता है। आप इसको शॉर्ट में समझना चाहें तो आप इतना याद रखिए, व्हाट इज़ 5 प्राइम कैपिंग। 5 प्राइम कैपिंग ये है कि 5 प्राइम पोजीशन पे से आप विद द हेल्प ऑफ फॉस्फेटेज एंजाइम आप उसको एक फॉस्फेट ग्रुप हटा देते हैं और उसके बाद वहाँ पर 7 पोजीशन पर मिथाइल ग्वानोसिन जो है, ग्वानिन जो है उसकी रिंग में जो 7 पोजीशन है वहाँ पर मिथाइल ग्रुप अटैच हो जाता है और ये जो एक तरह का एक कॉम्प्लेक्स है 7 मिथाइल ग्वानोसिन, वो वहाँ पर मौजूद होता है 5 प्राइम पोजीशन पर, किसके, DNA के, या आप कह लीजिए जो प्री मैसेंजर आरएनए की 5 प्राइम पोजीशन है वहाँ पर ये मौजूद है। आई थिंक आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। तो इस 7 मिथाइल ग्वानोसिन के जुड़ने को हम बोलते हैं 5 प्राइम कैपिंग। अब कैप 0 इज़ द प्रीडोमिनेंट कैप इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। अगर यूकैरियोटिक में यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स हैं तो उसमें आपको C0 या कैप 0 वाली कंडीशन नज़र आएगी, पर कुछ स्पीशीज़ में आप पाएंगे कि मिथाइल ग्रुप इज़ एडेड टू द सेकेंड एज वेल एज द थर्ड न्यूक्लियोटाइड ऑफ द कैप्ड मैसेंजर आरएनए। यानी ऑलरेडी कैप्ड मैसेंजर आरएनए के अगर आप थर्ड पोजीशन पर भी देखें कि न्यूक्लियोटाइड एक और अटैच हो गया है तो आप उसको बोलते हैं एक तरह से कैप 1। फिर अगर आप देखते हैं, जैसे आपने सिंपल कहा कि मिथाइल ग्रुप एज टू द सेकेंड एंड द थर्ड, इन दीज केसेस द मिथाइल ग्रुप्स आर एडेड टू द 2' OH ग्रुप्स ऑफ द राइबोज शुगर। तो आप मैसेंजर आरएनए विद मिथाइल ग्रुप्स ऑन द टर्मिनल 7 guanine and the 2' OH position of the second nucleotide at the 5' end is known as cap1। तो कैप 1 कौन सी हो गई, जबकि मिथाइल ग्रुप्स जो कि है वो राइबोज शुगर के 2' OH ग्रुप्स के साथ में ऐड हुआ है और मैसेंजर आरएनए किसके साथ में अब है, मिथाइल ग्रुप्स किस पर, टर्मिनल 7 guanine पर है और 2' OH पोजीशन सेकेंड न्यूक्लियोटाइड एट द 5' एंड ये प्रेजेंट है, इसलिए आप इसे कैप 1 कहेंगे। हालांकि ये आपको इतना ज़्यादा एक्सप्लेन करने की मुझे ज़रूरत नहीं है, आपके सिंपल एग्जाम में पूछा जाएगा व्हाट इज़ कैपिंग, व्हाट इज़ स्प्लाइसिंग। ये सिर्फ आपको हम नॉलेज की वजह से बता रहे हैं कि अगर आपसे कोई पूछ लिया जाए सवाल तो आप उस वक्त एकदम बता सकें। एंड द प्रीडोमिनेंट कैप इन मल्टी, ये कैसा होता है, कैप 1 किस में होती है, मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में, यानी कि सेकेंड उसमें भी ऐड हो जाता है ये कैप। और अगर मिथाइल ग्रुप इज प्रेजेंट एट बोथ सेकेंड एंड थर्ड न्यूक्लियोटाइड देन इट इज नोन एज कैप 2। एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस कैप, दिस कैप प्रोटेक्ट्स द 5' एंड द प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट फ्रॉम अटैक बाय राइबोन्यूक्लिएजेस। जो राइबोन्यूक्लिएजेस होते हैं वो रेडी होते हैं आरएनए को ख़त्म करने के लिए। जैसे हमने कहा फॉस्फेटेज का काम क्या था, एक फॉस्फेट को रिमूव कर देना। तो हम कैपिंग क्यों करते हैं, ये सवाल आपके दिमाग में आ सकता है। तो कैपिंग हम इसलिए करते हैं क्योंकि हम उस प्री मैसेंजर आरएनए को, या प्राइमरी जो हमारे पास ट्रांसक्रिप्ट है, जो कि स्क्रिप्ट कहाँ से आई है, डीएनए से, उसे हम प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। सो वन इन द ओनली मेन फंक्शन और मेजर फंक्शन ऑफ द कैपिंग इज टू प्रोटेक्ट द 5' एंड ऑफ द ट्रांसक्रिप्ट। नाउ वी टॉक अबाउट द second process, that is 3' processing or cleavage and polyadenylation। कैपिंग के बारे में हमने जाना, अब हम बात करेंगे प्रोसेसिंग की, जिसमें कि 3' एंड को अब हम लेंगे क्लीवेज एंड पॉलीएडिनाइलेशन के लिए। देखिए शब्दों को, क्लीवेज का मतलब तोड़ देना और पॉलीएडिनाइल का मतलब एडेनिन को, बहुत सारे एडेनिन्स को जोड़ देना। सभी यूकैरियोटिक जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें ऑल यूकैरियोटिक मैसेंजर आरएनएज हैव अ सीरीज ऑफ
अप टू 250 एडिनोसिन्स एट देयर 3' एंड्स। अगर 3' एंड्स पर आपको बहुत सारे पॉली ए नज़र आते हैं, एडिनोसिन्स नज़र आते हैं, तो वो जगह कहलाती है पॉली ए टेल। These are added to the transcript by a template independent RNA polymerase। यानी यहाँ इसको टेम्पलेट से कोई लेना देना नहीं होता, टेम्पलेट से इंडिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज यहाँ काम में आता है और ये कहलाता है पॉली ए पॉलीमरेज, PAP। ये जो पॉलीमरेज होता है, ये देखिए आप नीचे जो पिक्चर आपको दिखाई हुई है, ये दिस पॉलीमरेज जो होता है डज नॉट एक्ट एट द एक्सट्रीम 3' एंड ऑफ द ट्रांसक्रिप्ट बट एट एन इंटरनल साइट विच इज़ क्लीव्ड टू क्रिएट अ न्यू 3' एंड। यहाँ देखिए इस पिक्चर से हम जो कह रहे हैं कि एक जो प्री मैसेंजर RNA है उसमें एक 5' पोजीशन है, एक 3' पोजीशन है, और इसमें 3' पोजीशन पर अब हम करना चाहते हैं क्लीवेज पॉलीएडिनाइलेशन। लेकिन ये जो पॉलीमरेज है दैट इज़ पॉली ए पॉलीमरेज, ये बिल्कुल एक्सट्रीम 3' एंड पर काम नहीं करता, ये उससे पहले या इंटरनल साइट पर काम करता है और वहाँ पर ये काम करके ही पॉली ए को जोड़ता है, पॉली ए टेल इज़ एडेड। ये एक नया मतलब 3' एंड उसे बनाना पड़ेगा, क्योंकि 3' एंड से अगर आप इंटरनल साइट पर जाएं और बीच में से उसे आप क्लीव कर दें, तोड़ दें, तो वहाँ पर जो दूसरा एंड बनेगा वो भी 3' एंड कहलाएगा। तो एक्सट्रीम 3' एंड पर ये काम नहीं करता, यानी पॉलीएडिनाइलेशन नहीं होता। और इस पॉलीएडिनाइलेशन के बहुत सारे फंक्शंस हैं, जैसे कि एक्सपोर्ट ऑफ मैच्योर मैसेंजर RNA फ्रॉम द न्यूक्लियस। ये क्या करेगा, पॉलीएडिनाइलेशन होने के कारण क्या हो जाएगा, जो मैसेंजर RNA न्यूक्लियस में बना है और मैच्योर हुआ है, अब ये न्यूक्लियस से निकल जाएगा, तो उसमें ये हेल्प करेगा पॉलीएडिनाइलेशन। एड साथ में अफेक्ट द स्टेबिलिटी ऑफ सम मैसेंजर RNAs। ऐसा माना गया है कि पॉलीएडिनाइलेशन के कारण कुछ मैसेंजर RNAs में स्थायित्व आ जाता है या स्टेबिलिटी आ जाती है। तीसरा काम है इसका, ये रिकग्निशन सिग्नल का काम भी करता है। जब राइबोसोम्स पर पहुंचता है तो वहाँ राइबोसोम इसे कैसे आइडेंटिफाई करेगा, तो ये एक तरह से जो पॉलीएडिनाइलेशन होता है वो एक तरह से रिकग्निशन सिग्नल का काम भी करता है। अब इसमें आप ये देख रहे हैं जो पिक्चर, इसमें देखिए ए सिंगल प्रोसेसिंग कॉम्प्लेक्स अंडरटेक्स बोथ द कटिंग एंड पॉलीएडिनाइलेशन, यानी यहाँ दोनों काम हो रहे हैं। द सिग्नल इज नीडेड फॉर बोथ क्लीवेज एंड पॉलीएडिनाइलेशन। इन मैमल्स पॉलीएडिनाइलेशन इज डायरेक्टेड बाय अ सिग्नल सीक्वेंस इन द मैसेंजर RNA एंड इट इज़ ऑलमोस्ट इनवेरिएबली, यानी सब में ऑलमोस्ट यही सीक्वेंस होती है। ये देखिए 5' से 3' में ये AAU AAA, ये जो एक सीक्वेंस है ये सिग्नल सीक्वेंस कहलाती है। एंड दिस सीक्वेंस इज लोकेटेड बिटवीन 10 and 30 न्यूक्लियोटाइड्स अपस्ट्रीम ऑफ द पॉलीएडिनाइलेशन साइट। अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम आपको पिछले लेक्चर में हम बता चुके हैं। जहाँ पर भी क्लीवेज होना है उससे अगर दूर की साइट की अगर हम बात करते हैं तो वो अपस्ट्रीम कहलाती है, और जो साइट है एक्चुअली हमारे फंक्शन की उसमें अगर आप पास जाते हैं तो वो डाउनस्ट्रीम कहलाएगी। तो यहाँ पर ये सीक्वेंस लोकेटेड होती है 10 से 30 न्यूक्लियोटाइड अपस्ट्रीम की तरफ, कहाँ पर, जहाँ पॉलीएडिनाइलेशन होना है। आपको मालूम है 3' पर पॉलीएडिनाइलेशन होना है, तो यहाँ से ये 10 से 30 दूरी पर होगी न्यूक्लियोटाइड्स की। ये देखिए यहाँ पर। अब इसमें विच इज़ इमीजिएटली आफ्टर द डाई न्यूक्लियोटाइड 5' CA3, यानी क्लीवेज सिग्नल जो है इसका, एंड इज़ फॉलोड 10 to 20 न्यूक्लियोटाइड्स लेटर बाय अ GU रिच। ये देखिए यहाँ पर GU रिच रीजन, ये इस जगह की आपको हम पहचान बता रहे हैं कि कहाँ पर क्लीवेज होगा। तो ये CA जो जगह बताई है ये 3' की तरफ पे, यहाँ कहीं क्लीवेज हमें करना है। बोथ द पॉली A सिग्नल सीक्वेंस एंड द GU रिच रीजन आर बाइंडिंग साइट्स फॉर मल्टी सब यूनिट प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस। ये आपको हमने पहले बता दिया है कि जो इनकी ज़ुबान होती है या आप कह लीजिए जो इनकी लैंग्वेज होती है वो हमेशा किसकी फॉर्म में होती है, प्रोटीन्स की फॉर्म में। तो ये आपस में प्रोटीन्स के थ्रू ही काम करते हैं।
विच आर द क्लीवेज एंड पॉलीएडिनाइलेशन स्पेसिफाइंग फैक्टर्स। ये जो प्रोटीन्स हमने बताया आपको कि ये जो GU और CA जो रीजन्स हैं, यहाँ पर कुछ बाइंडिंग प्रोटीन्स आएंगे और ये बाइंडिंग प्रोटीन्स क्या कहलाते हैं? पॉलीएडिनाइलेशन स्पेसिफिसिटी फैक्टर्स, CPSF। ये देखिए नीचे यहाँ पर आप पढ़िए इसे, क्लीवेज एंड पॉलीएडिनाइलेशन स्पेसिफिसिटी फैक्टर, यानी स्पेशल फैक्टर्स हैं उसके लिए, जो कि उसकी पहचान को, मतलब उसको पहचानते हैं। एंड जनरेशन ऑफ द प्रॉपर 3' टर्मिनल स्ट्रक्चर रिक्वायर्स एन एंडोन्यूक्लियस कंसिस्टिंग ऑफ द कॉम्पोनेंट CFI, क्लीवेज फैक्टर 1, यानी I का मतलब यहाँ पर 1 है, 2 and 3। यहाँ पर इसका काम क्या होगा? CF 1, 2, 3 का क्लीव करना RNA को। क्लीवेज इज फॉलोड बाय पॉलीएडिनाइलेशन इन अ टाइटली कपल्ड मैनर। जैसे ही इसमें क्लीव्ड होगा तुरंत से उसमें क्लीवेज होते ही पॉलीएडिनाइलेशन हो जाएगा। द पॉली ए पॉलीमरेज हैज़ अ नॉन स्पेसिफिक कैटालिटिक एक्टिविटी। नॉन स्पेसिफिक होता है, स्पेसिफिक नहीं होता पॉली ए पॉलीमरेज। द पॉलीएडिनाइलेशन रिएक्शन पासेज थ्रू 2 स्टेजेस। देखिए इसमें 2 स्टेजेस आएंगी। फर्स्ट, अ शॉर्ट ऑलिगो ए सीक्वेंस is added to the 3' end. In the second phase, the oligo A tail is extended to the full 200 residues। यानी एक साथ पॉलीएडिनाइलेशन नहीं होता, इसमें शुरू में सिर्फ छोटी ऑलिगो सीक्वेंसेज इसमें ऐड होती है, लगभग 10 के आसपास, और फिर सेकंड फेज में एकदम टेल जो है वो 200 के आसपास पॉलीएडिनाइलेशन उसमें हो जाता है। एंड द रिएक्शन रिक्वायर्स अनदर स्टिमुलेटरी फैक्टर दैट रिकॉग्नाइजेज द ऑलिगो ए टेल। जब ऑलिगो ए टेल बन गई उसको रिकॉग्नाइज करता है फिर एक और स्टिमुलेटिंग फैक्टर, और वो रिकॉग्नाइज इसको करके और फिर उसमें पॉलीएडिनाइलेट बाइंडिंग प्रोटीन्स को एक तरह से इंक्लूड करता है, विच हेल्प्स द पॉलीमरेज टू ऐड द एडिनोसिन्स। और फिर एडिनोसिन्स और ऐड होते चले जाते हैं, दैट इन्फ्लुएंसेस द लेंथ ऑफ द पॉली ए टेल दैट इज सिंथेसाइज्ड एंड अपीयर टू प्ले अ रोल इन मेंटेनेंस ऑफ द टेल आफ्टर सिंथेसिस। तो ये सेकेंड फेज जो है, और इसमें जो पॉलीएडिनाइलेट बाइंडिंग प्रोटीन है ये और अधिक एडिनोसिन्स को ऐड करता है और साथ में उसको आफ्टर सिंथेसिस भी मेंटेन करने का कार्य करता है। तो आपसे एग्जाम में इसी तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे कि पॉलीएडिनाइलेट बाइंडिंग प्रोटीन का क्या काम है। अभी आपको ये थोड़ा बहुत लग रहा होगा इस तरह का, पर आप एक बार इसे पढ़ेंगे तो आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। ये देखिए यहाँ पर जो हमें क्लीवेज और इसमें करना है, यहाँ पर ये डायग्राम के थ्रू आपको बता रहे हैं कि यहाँ पर ये CPSF है और साथ में किस तरह से इस साइट पर आप देखिए, पहला जो इसमें दिखा रखा है इन्होंने कि क्लीवेज एंड पॉलीएडिनाइलेशन स्पेसिफिसिटी फैक्टर इससे बाइंड होता है। बाइंड होने के बाद में आप इसमें पाएंगे, यहाँ पर देखिए CPSF इससे जुड़ता है, CF बाइंड्स होता है, यहाँ CPSF जुड़ता है जहाँ पर ये पॉलीएडिनाइलेशन सिग्नल है, सिग्नल के पास इसके जुड़ने से एक पहचान हो जाती है। और फिर CA और GU के पास में आप देखिए ये जो फैक्टर्स हैं, ये फैक्टर 1, फैक्टर 2 इस प्रकार से इसके साथ ऐड हो जाते हैं। बाइंडिंग ऑफ पॉली ए पॉलीमरेज PAP यहाँ पर आ जाता है। PAP के बाइंड होने से देखिए यहाँ पर 10 के आसपास पॉली ए टेल हो जाती है, और फिर पॉलीएडिनाइलेट बाइंडिंग प्रोटीन के आने से इसमें लगातार ए के बाद में 200 से 250 के आसपास ए टेल लग जाती है। और इस प्रकार से जो कैपिंग के बाद में जो एक प्रकार का इसका पॉलीएडिनाइलेशन क्लीवेज का काम है वो कंप्लीट हो जाता है। इनके जुड़ने से देखिए ये यहाँ से इस हिस्से को हटा देते हैं CA और GU को, और फिर यहाँ पर ऐड हो जाता है CA और GU हटा और एक नया 3' एंड बन गया और उस पर पॉलीटेल लगनी शुरू हो गई। इस प्रकार से ये क्लीवेज और पॉलीएडिनाइलेशन का प्रोसेस पूरा होता है। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट क्लास में हम स्प्लाइसिंग के बारे में जानेंगे।